हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम केवीएस के मॉक टेस्ट सेट नंबर 2 को करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपके टोटल 10 एमसीक्यूज हैं। बस आपको करना क्या है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सारे के सारे केवीएस के लेटेस्ट मॉडल पे आधारित है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला कथा है एक्यूमुलेट वर्ड है आपके सामने एंड यू हैव टू पिक द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग। आपको इसमें से एक ऐसे शब्द का चुनाव करना है जो इसके मीनिंग के निकटतम है। अब देखते हैं सबसे पहले कि एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है। एक्यूमुलेट जब करते हैं तो इट मीन्स दैट वी आर टू गैदर समथिंग, मीन्स गैदर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टोर कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब आपको देखना है कि कौन सा वर्ड है जो इसमें से है, तो आप कहते हैं ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। लेकिन साथ ही साथ आपको इन सभी वर्ड्स के मीनिंग भी आने चाहिए सो दैट कि जो सबसे नजदीक का हो वो छूटने ना पाए। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्यूज। क्लियर है। प्रेडिक्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, एजम्पशन। क्लियर है। और वहीं अकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना, सहमति रखना। क्लियर है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है वर्ड टिमिड। अब आपको क्या करना है, इसका एंटोनिम अर्थात ऑपोजिट वर्ड जिसे आप बोलते हैं, इसके अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को आपको ढूंढना है। तो टिमिड का मतलब क्या होता है। कवर्ड, आप एक वर्ड सुनते होंगे, कवर्ड मतलब होता है डरपोक। तो टिमिड का मतलब होता है डरपोक। क्लियर है ना। आप देखेंगे कि बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है, जो कि यहां पे इसके एंटोनिम के रूप में काम करेगा। क्लियर है। और वही कूल का मतलब है, एक तो ठंडा से है, और एक कूल का मतलब जो हम कहते हैं ना इनडिफरेंट रहना, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, ठीक है ना, उसको मतलब चिल रहना। क्लियर है। और वहीं अगर हम बात करते हैं रिफाइंड की, तो रिफाइंड का मतलब क्या होता है, परिष्कृत, मतलब शुद्धतम रूप जो प्रदान करते हैं आप। अर्थात ये सब भी आपके सही आंसर नहीं होंगे। फॉल्स मतलब होता है झूठा, ये भी आपका नहीं हुआ। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ये एक आपके सामने सेंटेंस लिखा गया है और यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड का आपको पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है। अब कहता है हैंड टू हैंड फाइटिंग टुक प्लेस इन गलवान वैली। कहता है कि हैंड टू हैंड, हाथ से लड़ाई हुई, स्कफल हुआ। तो कहता है कि ये कैसी लड़ाई थी, तो हाथ से लड़ी जा रही थी, वहां पे जगह नहीं होगा हथियार चलाने के लिए। कहता है टुक प्लेस, ये हमारा वर्ब है, ठीक है ना, कहां पे, गलवान वैली, गलवान घाटी में। ठीक है ना। अब देखते हैं यहां जो फाइटिंग है ये वर्ब नहीं है हमारा, ये वर्बल नाउन है। कैसे वर्बल नाउन है, तो देखेंगे वर्ब से पहले का जगह होता है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट कौन हो सकता है, या तो नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट। तो हम जानते हैं कि वर्बल नाउन्स जो होते हैं ना, वो नाउन नहीं होते हैं बेसिकली वो वर्ब होते हैं, लेकिन काम करते हैं नाउन की तरह। उसमें से एक है हमारा जेरंड। ठीक है ना। जेरंड जब हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग नाउन की तरह करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल नाउन जेरंड। क्लियर है। अर्थात यहां पे ये नाउन हो जाएगा। क्लियर है। इसको और बेहतर के लिए आप वर्बल नाउन के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है डैश यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब आपको यहां पे एक मॉडल वर्ब का चुनाव करना है। आप देखेंगे कि नॉर्मली हमारा ये जो है ना कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज के साथ हम किसी भी प्रकार के खास करके विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस कारण से ये तो छट जाएगा। और अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया कि मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता इफ क्लॉज के साथ, तो आप कैसे ऑप्शंस में देख रहे हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम शुड का प्रयोग करेंगे। शुड का प्रयोग क्यों, क्योंकि हम जानते हैं शुड का प्रयोग हम इफ के सेंस में भी कंडीशन दिखाने के लिए करते हैं। मतलब इसका प्रयोग हम इफ के इक्विवेलेंट के रूप में भी करते हैं, इसलिए यहां पे हम इसका प्रयोग देखेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश गिवन अ सर्टिफिकेट। कहता है प्रत्येक किसको एक सर्टिफिकेट दिया गया, तो प्रत्येक प्लेयर्स को सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है ना। अब कहता है यहां आपका जो रियल सब्जेक्ट है दैट इज ईच। ईच मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हर एक नाउन की बात करता है, लेकिन सेपरेटली, एक एक करके, जिसके कारण से इसका नेचर हो जाता है सिंगुलर वाला। और जैसे ही हमारा रियल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें एक सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। ये हमारा प्लूरल, ये हमारा प्लूरल, ये हमारा प्लूरल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी इज राइटिंग अ लेटर। इसको आपको क्या करना है? पेसिव वॉइस में। पेसिव वॉइस की बेसिक सी पहचान है, क्या है? P प्लस V3, ठीक है ना। अब देखते हैं यहां पे हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम देखते हैं क्या? वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं, और इसके पहले हम देखेंगे इज या एम या आर का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर है? जब इसका पेसिव बनाना होगा आपको तो इज या एम या आर का चुनाव करेंगे, जो नया सब्जेक्ट हमारा लेटर है इसके अकॉर्डिंग। तो हम लेटर के साथ चूंकि सिंगुलर है तो इज का चयन करेंगे, तो इज आपका आ गया। देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे इज है, तो आप कहते हैं कि सर पहला तीनों में नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद क्या कर देते हैं? आईएनजी को हम क्या करते हैं? वर्ब के बी फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ पे बी प्लस V3, ठीक है ना। तो आईएनजी में क्या हो गया? बी में बीइंग लगा देते हैं, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। यही हमारा पेसिव की पहचान है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट टुडे शीला। अब यह टीचर किससे कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं शीला से, और पूछ रहे हैं कि भैया आप देर से क्यों आए, ठीक है ना, आप विलंब क्यों हुए आज, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पे द टीचर आस्क्ड शीला, ये तो सही है हमारा, यहां भी सही है, यहां भी सही है, लेकिन देख रहे हैं इंक्वायर्ड का प्रयोग जब करते हैं तो इसके आगे ऑफ का प्रयोग होता है, जिसके कारण से इसको छांट देंगे। क्लियर है? अब देखते हैं द टीचर आस्क्ड शीला व्हाई वाज। अब देखिए यहां जो हमारा इंट्रोगेटिव पैटर्न ऑफ सेंटेंस है, जब इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो इसको हम चेंज कर देते हैं, असर्टिव में आ जाता है। अर्थात यहां सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का चयन करेंगे, जो कि यहां नहीं है, जिस कारण से ये भी छट गया आपका। क्लियर है? अब दूसरे में देखेंगे कि आपने असर्टिव में जब बदला इसे, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन को भी हटा करके आपको क्या करना होगा? फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा, जो कि नहीं है, जिस कारण से ये भी आपका छट गया। अब देखेंगे द टीचर आस्क्ड शीला, शिक्षक ने शीला से पूछा, क्या पूछा? वाई सी वॉच। सी क्यों? सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट कहां है? ये हमारा शीला यहां है। इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं द टीचर टोल्ड शीला वाई आर यू लेट टुडे, ठीक है ना। तब तो आपको स्पष्टता मिल जाएगी कि भैया शीला ही ऑब्जेक्ट है, चूंकि कहा शीला से जा रहा है, और ये थर्ड पर्सन की, जिस कारण से यू को हम थर्ड पर्सन में सी में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द एरर। यहां एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें से आपको एक एरर को ढूंढना है। क्लियर है? अब देखते हैं क्या है। हैज ईदर ऑफ यू सॉ माई बुक। किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है? ए में, बी में, सी में, डी में। पूरा का पूरा सेंटेंस एक बार पढ़िए। सबसे पहले वर्ब के पास जाइए, सब्जेक्ट को देखिए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का चयन है या नहीं है, टेंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी होना चाहिए देख लेंगे। कहता है हैज, कोई बात नहीं है। ईदर हमारा जो है यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो सिंगुलर होता है, इसी के लिए आप बात कर रहे हैं हैज की। ये सही है, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है सही है। ऑफ के बाद आप प्लूरल यूज करते हैं, वो भी सही है। यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यहां हो जाएगा, जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा ही होता है। अब देखते हैं कि हैज, हैव, हैड के बाद परफेक्ट टेंस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां क्या देखने को मिल रहा है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अर्थात यहां पे गुंजाइश है किस चीज की? एरर को डिटेक्ट करती हो, उसे सही करने की। अर्थात आपका पार्ट सी जो है, जिसमें की एक गलती है, जहां पर सॉ नहीं सीन होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है दिस चेयर इज मोर सोफिस्टिकेटेड देन डैश। कहता है यह चेयर जो है ना, वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, उनमें से एक है कॉम्प्लेक्स होना, कोई भी चीज जो जटिल होता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखेंगे यहाँ पे एक रूल समझना है। अगर एक ही चीज के दो गुणों के बीच यदि तुलना हो रही हो, तो उस स्थिति में क्या करते हैं? पहले गुण के पहले आप क्या लगाते हैं? मोर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह हमारा पॉजिटिव डिग्री में ही रहता है। फिर देन के बाद आप पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इस आधार पे आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट भी है। कहता है एवरीवन मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। कहता है हर एक व्यक्ति को ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। अब इसका क्या करना है? क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग में हम जानते हैं स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। अब यहां देख रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, तो जिस कारण से हम मस्टंट कर दिए, जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब और प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। क्लियर है?
तो ये देख रहे हैं यहां तक सही है हमारा। अब देखें यहां पे किस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग होगा। वैसे तो देखेंगे हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन जो है सिंगुलर होता है, लेकिन जब इसका हम क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग करते हैं और इसके लिए क्वेश्चन टैग में हम एक प्रॉपर प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है और इसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे एवरीवन तो नहीं होगा, ही भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आप बहुत ज्यादा इंजॉय किए होंगे और बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। बस बने रहे इस यूट्यूब चैनल पे ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता रहे। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग, कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।